हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ इस पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है 6.6.1 म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड, जिसको उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक कोड कहते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है 6.6.2 ट्रांसफर आरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स, यानी कि अंतरण ट्रांसफर आरएनए अनुकूलक अणु। इन दोनों टॉपिक्स पे आज हमारी चर्चा होगी। जेनेटिक कोड के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे म्यूटेशंस के बारे में। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन क्या होते हैं। अचानक हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर ये कायिक यानी कि शरीर में हुआ तो ये वंशानुगत नहीं होगा, लेकिन अगर गैमेट्स में होता है परिवर्तन, उनके जीन्स में होता है, तो वो अगली पीढ़ी में भी जाता है, जो विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो देखते हैं कि ये होता कैसे है। जो एनसीईआरटी में दिया गया है, हम उसी का एग्जाम्पल लेते हुए इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। म्यूटेशंस जैसे मैंने बताया कि जो परिवर्तन होता है, अचानक हुआ परिवर्तन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, तो फ्रेम शिफ्ट क्या है, इसमें सबसे जरूरी बात है कि फ्रेम को जानना जरूरी है कि व्हाट इज फ्रेम। पहले तो इसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं हम कोई एक सीक्वेंस लेते हैं, इधर 5' है, इधर मान लेते हैं 3' है, जो कि आरएनए का होता है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मैंने C ले लिया, G ले लिया, मान लीजिए कि U ले लिया, A ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर U ले लिया, फिर G ले लिया, फिर C, G, U, A, C, G, कुछ भी ले लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन बनने की शुरुआत कहाँ से होती है। हम देख रहे हैं जब यहाँ से जुड़ेगा राइबोसोम तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, 5 to 3 इसका डायरेक्शन होगा। और कहाँ से शुरुआत होगी, जहाँ से शुरुआत होगी वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए CGU नहीं शुरू होगा, GUA यहाँ भी नहीं शुरू होगा, UAU यहाँ भी नहीं शुरू होगा, लेकिन जैसे ही मिलेगा AUG, आप ध्यान दीजिए AUG इतने कॉम्बिनेशन पे नहीं शुरू हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, क्रम होता है। जब तक इसको AUG नहीं मिला था तब तक न्यूक्लियोटाइड, जब तक AUG का सेट नहीं मिला था तब तक ट्रांसलेशन शुरू नहीं हुआ था। तो AUG क्या है, एक फ्रेम है। किसका फ्रेम है, इनिशिएशन कोडॉन का फ्रेम है। यहीं से शुरुआत होती है। किसका है ये, कौन सी अमीनो एसिड जुड़ती है यहाँ पे, मेथियोनिन जुड़ती है। और आफ्टर दैट, इसी के बाद अब जितने भी होंगे वे 3-3 के सेट हो जाएंगे। ये एक फ्रेम हुआ, पहला फ्रेम AUG का, दूसरा फ्रेम CGU का, तीसरा फ्रेम ACG का। अब ये सारे फ्रेम आ गए। फ्रेम का मतलब वह जेनेटिक कोड, वह सांचा मिल गया जिससे अमीनो एसिड्स जुड़ती जाएंगी। ठीक है, फ्रेम आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो प्रारंभ होता है, इसी के बाद जो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं वे लगातार पढ़े जाते हैं। उनके बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं होता, कामा नहीं होता, कोई गैप नहीं होता। और फिर उस लगातार में 3-3 का सेट बनता है, और वे प्रत्येक 3 सेट कोडॉन कहलाए जाते हैं, और उस प्रत्येक कोडॉन से अमीनो एसिड जुड़ती जाती हैं। इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन बनती है उस स्थिति में। तो अब देखते हैं कि फ्रेम समझ में आ गया। जैसे AUG एक फ्रेम है, CGU एक फ्रेम है, ACG एक फ्रेम है। जब इसका शिफ्टिंग होता है यानी कि यह चेंज होता है, उसके कारण जो म्यूटेशन होता है उसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसीलिए इसकी डिफिनीशन क्या दी गई है, अल्टर्स द एंटायर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। जितनी एमिनो एसिड्स हैं वे सारी की सारी जब बदल जाएं, कब, आफ्टर द पॉइंट ऑफ म्यूटेशंस, जब
उस जगह के म्यूटेशन के बाद उसके बाद की सारी अमीनो एसिड्स अगर बदल जाएं तो ऐसे म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ये दो तरह से होता है, या तो डिलीशन, या तो हटा दें, या तो एडिशन, या तो जोड़ दें। जैसे इसमें से किसी को भी अगर हम हटा दें यहाँ पे, तो आप देखिए कि AUG के बाद इसको हमने हटाया तो अब जो पहले था वो बदल गया ना, अब ये CUA हो गया। या किसी को जोड़ दे बीच में तो भी बदल जाएगा, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। आइए इसके माध्यम से समझते हैं, जो हमारा NCERT में दिया गया है इसी को लेके आपको समझाते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने B जोड़ दिया, एक लेटर लिया B। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ इसके पहले कोई असर नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, RAM रहेगा वही, HAS, राम हैज रेड कैप। ये इसलिए लिया गया है क्योंकि 3-3 का सेट है, आपको समझने के लिए, अदरवाइज ये कोई रियल में नहीं है, बस केवल आपको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया गया कि राम हैज रेड कैप। 3-3 का सेट है क्योंकि कोडान ट्रिपलेट होते हैं। अब इनके बीच में एक आया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम लोग समझ रहे हैं कि उसमें क्या होगा। तो राम है जिसके पहले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस एक के आ जाने की वजह से अब सेट इसका बदल गया। जहां ये रेड था यहां अब ये हो जाएगा BRE, और E के बाद अब ये D इधर चला गया, DCA, और P बचा लास्ट में। सीक्वेंस बदल गया, फ्रेम चेंज हो गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। अब इसी के आगे एक और अगर जोड़ दें, B के बाद फिर I कर दें, फिर इसी में जोड़ दें I। अब आप देखें अब क्या होगा, अगर यहाँ पे जोड़ दें तो इसके पहले वही रहेगा जो है राम हैज, अब BI और उसके बाद R, 3 से ज्यादा हो नहीं सकता, और इधर BR के बाद EDC, और इधर हो गया A, इधर हो गया P। देखिए क्रम बदल गया ना, ये चीज हो गई। अब फिर एक लेते हैं BIG, I के बाद यहां पे हम I के बाद G और एक जोड़ते हैं G। तो अब देखिए क्या होता है, राम हैज, और यहां पर हो जाएगा BIG, एंड देन RED एंड CAP। आप देखें, अब एक खास ध्यान दीजिए कि यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है। अगर हमने तीनों को बदल दिया तो तीनों के बाद ये रेड और कैप हमें पहले के जैसा मिल रहा है, तो दिस इज नॉट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के लिए जरूरी है एडिशन या डिलीशन केवल पहले और दूसरे स्थान पर ही हो। अगर तीनों का तीनों एडिशन यानी जुड़ा और तीनों का तीनों डिलीशन हो गया तो उसके बाद के फ्रेम जैसे के तैसे रहेंगे, तो इसमें बदलाव नहीं होगा। जबकि क्या है, अल्टर्स ऑफ द इंटायर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड बदल जाने चाहिए। तो यहाँ कैसे बदलेगा, जब RED यहाँ है, RED यहाँ है, CAP यहाँ, CAP यहाँ, तो इसके अमीनो एसिड कहाँ बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। जबकि इन दोनों कंडीशंस में इसके अमीनो एसिड्स बदल जा रहे हैं क्योंकि ट्रिपलेट कोडान बदल जा रहे हैं। तो यह तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, यह भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, लेकिन यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है। ये तो तब हो रहा है जब एडिशन कर रहे हैं। अब अगर हम डिलीशन करें, इसको हटाएं, तब देखिए क्या होगा, तब ये होगा कि जैसे राम हैज, अब इसको R को हटा देते हैं सबसे पहले, तो देखिए राम हैज, अब R हट गया तो ED और यहां से C ये आ गया और AP ये हो गया। अब ये R हटा, डिलीट हुआ तो भी सब चेंज हो गया। E, अब इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, फिर देखिए क्या होगा, राम हैज, E हट गया तो D, C और इसका भी A आ गया और P, फिर इसको ये बदल गया। इसको हटा देते हैं, रेड को भी हटा देते हैं, यानी कि इसको भी हटा देते हैं, तब क्या होगा, राम हैज, तो ये पूरा रेड हट गया तो CAP कैप, C
AP कैप। तो ये फ्रेम शिफ्ट है, ये भी फ्रेम शिफ्ट है, बट ये फ्रेम शिफ्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद का ये सीक्वेंस पूरी तरह नहीं बदला, तो ये फ्रेम शिफ्ट नहीं है। अब आपको मैं बताऊं, जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण फ्रेम शिफ्ट के बाद और जो होते हैं सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि उसके स्थान पे दूसरे बदल जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। अब आप ध्यान दें, उसमें क्या होता है, GAG की जगह GUG हो जाता है। GAG किसके लिए है, ग्लूटामीन के लिए है, ग्लूटामीन। और ये किसके लिए है, ये वायलिन के लिए है। तो सिर्फ इतना हुआ कि सेकंड स्थान पे A की जगह U हो गया, इसलिए ग्लूटामीन के स्थान पर ये वायलिन हो गया। इसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है, इसको मिस सेंस म्यूटेशन भी कहा जाता है, जहां पे ये दूसरे स्थान पर एक या कोई भी हो सकता है, ये बदल जाने की वजह से पूरा का पूरा अमीनो एसिड बदल गया, लेकिन बाकी के क्रम वही रहे। तो सिकल सेल एनीमिया में छठे स्थान पर ग्लूटामीन के स्थान पर वायलिन हो जाता है, जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, सिकल के आकार का हो जाता है। एक तो यह है। दूसरी कंडीशन हो सकती है, जैसे हम लेते हैं UCA, ये सेरीन का होता है, और इसमें UCA की जगह हो गया UAA, ये हो गया नॉनसेंस म्यूटेशन। क्यों? इसके A के बदल जाने से, जैसे UCA सेरीन का है, ठीक है, और C के स्थान पर यहाँ पर केवल A हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि UAA ये नॉनसेंस कोडॉन होता है, इस पर कोई अमीनो एसिड नहीं होता, इसलिए जैसे ही इस स्थान पर राइबोसोम पहुंचेगा बंद हो जाएगा, आगे प्रोटीन बनेगी ही नहीं, अमीनो एसिड जुड़ेगा ही नहीं। तो ये नॉनसेंस, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल आगे का क्रम ही वहीं का वहीं टूट जाएगा। इसलिए इस म्यूटेशन को नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। एक दूसरा साइलेंट म्यूटेशन होता है, जिसमें ये साइलेंट म्यूटेशन, इसमें अगर याद करना हो तो 16वें नंबर पे क्या था, आप याद करें और जरा बताएं, इसको जरा सा नोट करें आप सब। 16वें नंबर पे ग्लाइसिन था, ठीक। अगर आप भूल गए हो तो उसको आसानी से याद कर सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर UCAG, यहाँ से आप नॉनसेंस कोडॉन को भी याद कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, UCAG में C को कैंसिल कर दीजिए। अगर हमें नॉनसेंस कोडॉन तीनों को याद करना है तो एक तरीका यह भी है कि UCAG में C को कैंसिल कर दीजिए, तो UAG हो गया, UAG हो गया। अगर UAG हमको पता चल गया तो तीनों में पहले U है, ये आप याद कर लीजिए, और उसके बाद AG है तो इसको पलट दिया गया है, GA होता है, ये याद कर लीजिए। ये AG है, ये GA है, और बचा A, तो A 2 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ हो गया। ये तीनों आपके नॉनसेंस कोडॉन्स याद हो गए, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। और फिर हम बात कर रहे थे 16 नंबर पे ग्लाइसिन का, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन पे G है, सेकंड पे G है, और सेकंड पे यहाँ G हो गया। याद नहीं करना है, केवल ध्यान देना है, बहुत दिमाग में नहीं जोड़ना, केवल ध्यान देना है। 16वां कॉलम, ये 16वां कॉलम है, और फिर UCAG हमने यहाँ पर इस तरह लिखा था, तो इसके आगे UCAG यहाँ पे लिख लिया। अब आप ध्यान दीजिए कि ये चारों के चारों कोडॉन किसके लिए हैं, ग्लाइसिन के लिए हैं। ये चारों कोडॉन ग्लाइसिन के लिए हैं। अब अगर इसमें म्यूटेशन के द्वारा, जैसे पहला स्थान G है, दूसरा स्थान G है, सब में, चारों में, पहला स्थान G यहाँ से ले लिया,
ये आ गया, दूसरा स्थान जी यहाँ से ले लिया और तीसरा UCA जी यहाँ से ले लिया, तो तीनों स्थान हमारे क्लियर हो गए। 16वें स्थान पर ये ग्लाइसिन है, ये इतना ध्यान रखना है, ये कोडान हमको याद हो गए, बन गए इस तरह। तो देखिए पहले दूसरे स्थान पर सभी में जी है, ठीक है, सभी में, चारों में। अब इसी में अगर U है तो इस किसके लिए कोड बनाएगा, ये ग्लाइसिन के लिए। अगर U की जगह C हो गया तो भी किसके लिए कोड बनाएगा, ग्लाइसिन के लिए। C की जगह A हो गया, किसके लिए कोड करेगा, ग्लाइसिन के लिए। अगर UCAG फिर GB हो गया तो किसके लिए कोड करेगा, ग्लाइसिन के लिए। यानी कि तीसरे स्थान पर कोड बदल जाने से इसका कोड नहीं बदलता, ग्लाइसिन का ग्लाइसिन ही रहता है, इसलिए इस म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। म्यूटेशन तो हुआ लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड बदली नहीं। इस तीसरे स्थान के परिवर्तन से अमीनो एसिड बदली नहीं। बोबल हाइपोथेसिस में भी तो यही बात कही गई है कि तीसरे स्थान के परिवर्तन से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अमीनो एसिड में परिवर्तन नहीं होता, जो क्रिक ने दिया था। अब बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स की। क्रिक साहब ने ये बताया था बहुत पहले, जब जेनेटिक कोड की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले ही उन्होंने यह बताया था कि कोई ऐसी व्यवस्था जरूर है जो अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए तक लेकर आती है। तो प्रश्न ये उठता है कि वह कैसे जुड़ता कैसे है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि ये बात कैसे होती है। देखिए, ये मान लेते हैं मैसेंजर आरएनए है और इस पर कुछ भी हम, जैसे अभी हम लोगों ने लिया है, कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं UCA, ये था सीरीन का, यही हमने ले लिया, सीरीन के लिए कोड है, ठीक है। तो ये किस पर है, ये है मैसेंजर आरएनए पर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोडॉन बोलेंगे। अब ध्यान रहे कि ये जो कोडान है इसका ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड। तो प्रश्न ये उठता है कि ये अमीनो एसिड रहता किस पर है, इसको लाता कौन है। तो उसी का जवाब है ये जो अब आगे बताने जा रहे हैं। UCA का जो एंटी कोडान बनेगा, U का एडेनिन, C का गुआनिन, एडेनिन का यूरेसिल, ये आपका एंटी कोड बनेगा कुछ इस तरह, और इसका ये 5 एंड, ये 5 एंड है और ये है 3 एंड, और इसी पर यह अमीनो एसिड होगी, अमीनो एसिड जिसका नाम है क्या, सीरीन। अब ध्यान दीजिए, और ये जो है ये एंटी कोड है। इसमें सिर्फ यह बात समझनी है खास तौर से कि ये अनुकूलक अणु जो होते हैं ये ट्रांसफर आरएनए होते हैं, tRNA, ट्रांसफर आरएनए होते हैं, और इन्हीं पर ये एंटी कोड पाए जाते हैं जो इनके कंप्लीमेंट्री होते हैं, किसके, कोडान के। यहाँ पर दो बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। पहली बात कि कोडान मैसेंजर आरएनए पर पाए जाते हैं, दूसरी बात एंटी कोड ट्रांसफर आरएनए पर पाए जाते हैं जो इन कोडान के कंप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि पूरक होते हैं। यानी कि जैसे यूरेसिल है तो यूरेसिल से एडेनिन जुड़ता है, साइटोसिन से गुआनिन जुड़ता है या गुआनिन से साइटोसिन जुड़ता है, एडेनिन से यूरेसिल जुड़ता है, बात वही है। तो ये पाया जाता है। दूसरी चीज जो ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, क्लोरलीफ मॉडल बताया गया था, आप पीछे के हमारे वीडियो में देख चुके होंगे। ये खास बात जो दूसरी बताने वाला मैं हूँ वो ये कि इसके जो 3 एंड होता है, ये 3 एंड, इसी पर यह अमीनो एसिड जुड़ी होती है जिसका कोड मैसेंजर आरएनए पर होता है। ये खास बात है, इसका कोड है मैसेंजर आरएनए पर और ये पाया जा रहा है किस पर, ट्रांसफर आरएनए पर।
ये खास बात है। कोडॉन है मैसेंजर आरएनए पर, इस पर है ये, और जो इसका एमिनो एसिड है सीरीन, वो यहाँ नहीं है बल्कि इस ट्रांसफर आरएनए के 3 एंड पर जुड़ी है, 5 एंड पर नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा कि कौन से एंड पे जुड़ा होता है, तो 3 एंड पे एमिनो एसिड होती है। चूंकि अब इसका कोड हमें पता है, तो इसका किसका ये कोड है, सीरीन का कोड है। ऐसे ही लगातार जैसे जैसे ये कोडान मिलते जाते हैं, आगे एमिनो एसिड ऐसे ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड लाता जाता है, और विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये जुड़ते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड से जैसे एक एमिनो एसिड, दूसरी अमीनो एसिड, तीसरी अमीनो एसिड, चौथी अमीनो एसिड, ऐसे करते करते बहुत सारी अमीनो एसिड्स जुड़ती जाती हैं। क्योंकि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसलिए इस पूरी श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है या प्रोटीन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार यह प्रोटीन बनती है, और इसमें इस ट्रांसफर आरएनए का और मैसेंजर आरएनए का योगदान होता है। इसी का डिटेल हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो इसी पर पूरी तरह आधारित रहेगा कि किस प्रकार से प्रोटीन बनती है, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर भी करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।